हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एनएटीएन एक्सप्लेन्स पे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग का पीरियोडिक टेबल का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड, कि ग्रुप में और पीरियड में एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होता है। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस का मतलब साइज होता है, तो उसका ट्रेंड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और एक्सेप्शन भी उसका डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और ज़्यादातर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है और ये पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर है, इसमें एक्सेप्शन आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ पर ट्रेंड ब्रेक हो रहा है वो आपको याद रखना है, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पीरियोडिक टेबल का। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आपको लगभग 30% क्वेश्चन, 40% क्वेश्चन इसी से बनेगा, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे ये तीन जो पोर्शन है और एटॉमिक रेडियस, ये चारों पोर्शन से ज़्यादातर सवाल बनता है। 60-70% तक सवाल इसी से पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए समझते हैं, एकदम लेक्चर को शुरुआत करते हैं। समझते हैं पहले आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है the amount of energy required to remove an electron from isolated gaseous atom। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब उतना एनर्जी जितना हमको देना पड़ेगा किसी भी एटम को। कैसा एटम होना चाहिए? इसका भी कंडीशन है, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। कोई भी एटम, आइसोलेट का मतलब होता है, देखिए एटम तो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो उसको हमको आइसोलेट करना है, एक एटम उसमें से निकालना है। और उस एटम में, अब वो गैसियस के फॉर्म में भी होना चाहिए। एटम क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। और उसमें हम जितना एनर्जी देंगे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। सपोज एक ए मेटल है। मेटल क्यों बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादातर किसके लिए डिफाइन होता है? मेटल के, क्योंकि मेटल एक तो पॉजिटिव नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। मान लेते हैं एक एटम है किसी भी एलिमेंट का, उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है। तो किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें क्या, कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। क्योंकि अगर अभी हम बताए थे, ये ए अगर मेटल होगा तो इसमें मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। तो अगर ए इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ए पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर दिया? लॉस कर दिया है। इसमें जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जितना आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब बोल लेते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा पॉजिटिव। कहने का मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा? इंडोथर्मिक। मतलब एनर्जी हमको देना पड़ेगा, एनर्जी हमको देना पड़ेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है किसी भी, ये एटम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड है और गैसियस एटम है। कैसा एटम है? गैसियस एटम है। कहने का मतलब गैस के फॉर्म में है। और इस गैसियस एटम को एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इस गैसियस एटम को एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी हमको देना पड़ेगा, उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अगर सपोज इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है तो क्या करेंगे? ए प्लस से ए प्लस हो गया, कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो गया। तो ए प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है। ए प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन अगर हमको निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा? ए पे 2+, एक इलेक्ट्रॉन पहले से निकला हुआ था और दूसरा हम निकाल रहे हैं, ये भी गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। तो ये जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगा, इसको बोलेंगे हम आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। और ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन, हमको एनर्जी देना पड़ेगा। इंडोथर्मिक इन नेचर, मतलब या इंडोथर्मिक होगा, ठीक है। इंडोथर्मिक मतलब एनर्जी हमको देना पड़ेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड मतलब सिंगल एटम होना चाहिए। आइसोलेट पहले करना होगा, एटम को पहले निकालना होगा, सिंगल एटम को निकालना होगा, ठीक है। या कैसे भी निकालेंगे वो बात का बात है, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड तोड़ के उसको निकालना होगा, आइसोलेट करना होगा। आपको बताएंगे आयनिक बॉन्ड में आगे में
केमिकल बॉन्डिंग की किस तरह एटम को आइसोलेट किया जाता है। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, गैसियस गैस के फॉर्म में एटम होना चाहिए, तब उसमें जितना हम एनर्जी देंगे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी में ए प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे I1 I2 मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये बात याद रखना है आपको कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है IE2 हमेशा बड़ा होता है IE1 से। IE2 हमेशा बड़ा होता है I1 से। अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बताइए, अगर A2 प्लस से अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा A3 प्लस, और एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व होगा वो होगा आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। तो आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड इससे भी बड़ा होगा, क्या हो जाएगा I3। मतलब जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो बड़ा होता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे क्या होगा, एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा, हमको और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। आई होप आपको आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आया होगा। ये नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी हमको देना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, पहले एक चीज़ और समझते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रेंड देखेंगे ग्रुप और पीरियड में। एक चीज़ समझने वाली बात यहाँ पर है, देखिए, अगर कोई एटम है, सपोज मान लेते हैं सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं पहले, ठीक है। सोडियम का, ये सोडियम है, सोडियम में से हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये Na+ हो जाएगा, Na+ हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। अब आप सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, सेल वाला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 281 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। और ये एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कॉन्फ़िगरेशन लास्ट सेल में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 28, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बताइए ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर गौर से देखिएगा आप लोग तो ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब ये सोडियम अब क्या हो गया है, स्टेबल हो गया। अब इसमें से अगर हमको एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है Na+ से, अगर आपको एक और इलेक्ट्रॉन अब निकालना है Na+ से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये Na2+ बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मान लेते हैं यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी निकला ये शुरू वाले प्रोसेस में, इसको I1 बोल देते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था 28, Na+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 28, एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये 27 हो जाएगा। कहने का मतलब ये स्टेबल फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, ये स्टेबल फॉर्म है इसका सोडियम का ये Na+ स्टेबल फॉर्म है, क्योंकि ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है अपना और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है। ये अब अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। इसके लिए हमको अगर ये आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड जो है ये बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए, सपोज हम एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल वैल्यू लेते हैं, रैंडम वैल्यू लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट मान लेते हैं सपोज 400 किलो जूल पर मोल है, कितना है 400 किलो जूल पर मोल मान लेते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड जो होगा लार्ज डिफरेंस होगा, सपोज मान लेते हैं ये कितना होगा 1000 किलो जूल पर मोल। मतलब इसमें और इसमें कितना होगा, लार्ज गैप होगा। क्या होगा, लार्ज गैप होगा। तो जब आपको आयोनाइजेशन एनर्जी में लार्ज जंप मिले तो आप क्या समझ जाइएगा, सेल चेंज हो चुका है, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया था। उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, उसी तरह बताइए तो मैग्नीशियम में क्या होगा। अच्छा, साइड में अगर हम मैग्नीशियम का बनाएं, बताइए मैग्नीशियम कॉन्फ़िगरेशन 282। इसमें से अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये क्या बन जाएगा Mg+, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होगा इसको बोलते हैं I1, ठीक है। उसके बाद इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, अच्छा इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28 और 1,
क्योंकि लास्ट सेल में इसका 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 8 और 1 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होगा उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन निकला। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर हम इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे Mg+ में से, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था 281, इसमें से अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो ये Mg2+ बनेगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होगा उसको हम बोलते हैं IE2। क्या बोलते हैं? IE2। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है। ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है। और Mg2+ से अगर एक और इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहेंगे, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हमको सप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर लार्ज गैप देखने को मिलेगा। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में हमको क्या मिलेगा? लार्ज गैप देखने को मिलेगा। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में हमको क्या मिलेगा? लार्ज गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में हमको लार्ज गैप मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन निकल गया और आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये क्या हो गया? 3। तो अगर हम सपोज कोई आर्बिट्ररी वैल्यू ले लेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी जो थर्ड जो होगा, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी 2 सेकेंड से और आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से। अगर सिंपल अगर आपको एक डाटा लेके बताएं तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट अगर 200 किलो जूल पर मोल है तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड 300 किलो जूल मोल होगा। थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि अभी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं किया है। यहाँ पर 281 है, इसको एक और इलेक्ट्रॉन लॉस करना है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, तो एक और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो यहाँ पर सपोज यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी सपोज 200 किलो जूल पर मोल निकला, तो यहाँ पर सपोज निकलेगा 300 किलो जूल पर मोल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड जो होगा यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होगा और ये सपोज लगभग मान लेते हैं 800 किलो जूल पर मोल होगा। 800 किलो जूल पर मोल। एक ये रियल डाटा नहीं है, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। तो जब लार्ज गैप मिलेगा, कहाँ क्या मिलेगा? लार्ज गैप मिलेगा आयनाइजेशन एनर्जी में, तब आप समझिएगा कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सेल चेंज हो गया। क्या हो गया? सेल चेंज हो गया। चलिए आपको इसको नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं जल्दी से। इसका मतलब क्या हो गया? सेल चेंज हो गया है। इसका मतलब क्या होगा? सेल चेंज हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है और क्वेश्चन है आपको आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है। सपोज आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है 20 किलो जूल पर मोल। ये आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड आपको दिया हुआ है 30, मान लेते हैं 25 किलो जूल पर मोल। और आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड आपको दिया हुआ है सपोज मान लेते हैं 40 किलो जूल पर मोल। और आयनाइजेशन एनर्जी 4 आपको दिया हुआ है 50 किलो जूल पर मोल। चलिए आपको बताना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा। ये एक ऑर्बिटरी वैल्यू है, रैंडम वैल्यू मैंने लिया है। इससे आपको बताना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मतलब वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ये किसी कोई एक एटम ए है, मान लेते हैं कोई एक एटम क्या है, ये एटम ए है। एटम किसी भी एलिमेंट का एटम है, उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा। ठीक है, देखिए कैसे पता करेंगे। अगर यहाँ से यहाँ आप लोग देखेंगे फर्स्ट से सेकेंड में, तो आयनाइजेशन एनर्जी का ज़्यादा गैप नहीं है। देखिए 5 का गैप है। यहाँ से यहाँ अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कितना गैप है? 15 का गैप है। और यहाँ से यहाँ अगर आप लोग देखेंगे तो कितना गैप दिख रहा है? 10 का गैप दिख रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा गैप कहाँ दिख रहा है? सबसे ज़्यादा गैप यहाँ दिख रहा है। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी के वैल्यू में अगर लार्ज गैप दिखे, ये तो 40 मैंने दिया है, कहीं कि 60 70 ऐसे करके गैप होगा। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। तो यहाँ पर अगर लार्ज गैप मिले, यहाँ पर क्या मिले? लार्ज गैप मिले, तो लार्ज गैप मिलेगा तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर क्या हो गया? सेल चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? सेल चेंज हो गया है। और इसका अगर लिखना चाहेंगे, देखिए तो इसके जो वैलेंस सेल होगा, ये सपोज प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और ये सपोज मान लेते हैं इसका जो सेकेंड सेल होगा सपोज वैलेंस सेल है, तो वैलेंस सेल में इसका 2 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएगा। और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। क्या करेगा? ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अंदर में भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएगा।
इसमें 20 किलो जूल लगेगा, इसमें 25 किलो जूल लगेगा। लेकिन अब जो है ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहाँ पर तो 8 इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो ये सेल अब तो निकल गया, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 20 और 25 किलो जूल एनर्जी देंगे, तो ये वाला तो निकल गया। अब देखिए सेल चेंज हो गया, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है और ये स्टेबल कन्फिग्रेशन है। और ये क्या है, स्टेबल कन्फिग्रेशन है। तो इसमें से अगर हम एनर्जी निकालेंगे तो हमको, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, जैसे 40 किलो जूल पर मोल हमको एनर्जी देना पड़ेगा। कहने का मतलब वैलेंस सेल में इसका आंसर क्या हो गया, वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि तीसरे पे हमको लार्ज गैप मिल गया, तीसरे पे हमको लार्ज गैप मिल गया। इसका मतलब सेल चेंज हो गया है, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब स्टेबल कन्फिग्रेशन था। कहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका स्टेबल कन्फिग्रेशन बन गया था, ठीक है नोट कीजिए इसको। उसके बाद आगे बढ़ते, अब हम लोग ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है आयनाइज एनर्जी का ट्रेंड के बारे में हम लोग बात करते हैं जल्दी जल्दी, चलिए। अच्छा, आप लोग अभी एटॉमिक रेडियस तो पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा कि ग्रुप में पीरियड में क्या ट्रेंड होता है। चलिए पहले हम जनरल ट्रेंड की बात करते हैं, जो हम बात करेंगे जनरल ट्रेंड। तो जनरल ट्रेंड के बारे में बात करेंगे तो पहला बात करेंगे हम ग्रुप के बारे में। किसके बारे में, ग्रुप। तो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, कहाँ जाते हैं, टॉप टू बॉटम। आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा, ठीक है हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम अगर हम लोग जाएंगे तो साइज इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करता है, साइज, एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये तो आपको पता होगा, एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करने का मतलब सेल इंक्रीज करता है, ठीक है। सोडियम में अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 1 सेल होगा, के सेल होगा बस, हीलियम में 2 सेल होगा, ठीक है, लिथियम में 3 सेल होगा, सोडियम में 4 सेल होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन के बाद लिथियम में अगर सेम ग्रुप में बात करेंगे तो हाइड्रोजन में 1 सेल, लिथियम में 2 सेल, सोडियम में 3 सेल, तो मतलब सेल इंक्रीज करने के कारण से साइज इंक्रीज करता है। अगर साइज इंक्रीज करेगा तो फोर्स क्या करेगा, फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फोर्स क्या करेगा, फोर्स डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फोर्स डिक्रीज करने के कारण से क्या होगा, फोर्स डिक्रीज करने के कारण से क्या होगा, तो हमको कम एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब टॉप टू बॉटम अगर हम लोग जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और एग्जाम्पल के तौर पर बात करें अगर फर्स्ट ग्रुप का, तो अगर लिथियम एग्जाम्पल में बात करेंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर, इधर सीधा जा रहे हैं तो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है, और साइज इंक्रीज करने के कारण से देखिए, तो अगर साइज इंक्रीज करेगा, अगर सपोज ये हाइड्रोजन का बना रहे हैं, ये प्रोटॉन है, मतलब लिथियम का बना लेते हैं, ये लिथियम है, उसके बाद ये सोडियम है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए तो साइज इंक्रीज कर रहा है, तो साइज इंक्रीज करने के कारण से रेडियस देखिए इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, रेडियस इंक्रीज करेगा। ये आर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। आर इंक्रीज करने के कारण से क्या होगा, फोर्स डिक्रीज करेगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K/Q1/Q2 आर स्क्वायर। तो आर इंक्रीज करेगा तो फोर्स डिक्रीज करेगा। यहाँ पर आर कम है तो फोर्स ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन फोर्स से पकड़ के रखेगा, ठीक है, अपने तरफ खींच के रखेगा न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा तो इसमें ज़्यादा एनर्जी हमको देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो देखिए रेडियस इंक्रीज करेगा। ये तो सोडियम का है, ये किसका है, ये तो सोडियम का है। अगर इसी तरह हम पोटासियम का नीचे में बनाएंगे तो एक और सेल इंक्रीज कर जाएगा, तो और रेडियस बड़ा हो जाएगा। तो रेडियस बड़ा होने से फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम होने के कारण से क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी हमको कम देना पड़ेगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्यों कम देना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, दूरी ज़्यादा हो गया, ठीक है, रेडियस बढ़ने के कारण से दूरी ज़्यादा हो गया, फोर्स कम हो गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमको कम देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम पीरियड में बात करें, ये जनरल ट्रेंड है, ठीक है, जनरली ये होगा। उसके बाद अगर हम पीरियड में बात करेंगे, किसमें, पीरियड में बात करेंगे, तो पीरियड में क्या होता है,
एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा अभी से, जो प्रॉपर्टी वैरी करता है, जैसे आयोनाइज एनर्जी होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया, उसके बाद मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयोनाइज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो ये सब जो फैक्टर है ग्रुप में साइज के कारण से वैरी करता है। किसी कारण से अभी से याद रखेंगे, ठीक है, अगला लेक्चर में भी हम इसको यूज़ करेंगे। ग्रुप में साइज के कारण से प्रॉपर्टी वैरी करता है, और पीरियड में जेड इफेक्टिव के कारण से। अगर लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट अगर हम पीरियड में जाएंगे तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव का मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इसके बारे में हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। जेड इफेक्टिव क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने के कारण से क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने के कारण से क्या होगा, तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा। अरे तो जेड इफेक्टिव फोर्स ही तो है। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, नेट अट्रैक्टिव फोर्स कितना लग रहा है न्यूक्लियस के द्वारा आउटरमोस्ट सेल पे, तो उसी को तो बोलते हैं जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने का मतलब फोर्स भी इंक्रीज करेगा, और फोर्स हमारा इंक्रीज किया, इसका मतलब क्या हुआ, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमारा इंक्रीज करेगा। मतलब लेफ्ट से राइट अगर हम जाएंगे पीरियड में तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर सपोज हम एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे तो सोडियम और मैग्नीशियम सेम ग्रुप का है, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। मैग्नीशियम में आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इन कंपेयर टू सोडियम, ठीक है। तभी जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें इसका कम दिखा दिया था, वो तो ऐसे मैंने आर्बिट्री वैल्यू लिया था, ठीक है, ऐसी रैंडम वैल्यू। तो लेकिन अगर रियल में बात करेंगे तो मैग्नीशियम में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इन कंपेयर टू सोडियम, ठीक है। तो पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग मेन बात करेंगे एक्सेप्शन के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आता है, एक्सेप्शन से, ठीक है। इसको नोट कीजिए। आपको मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, जब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है तब हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वहीं पर लार्ज गैप हमको देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें किसी भी पीरियड में, तो किसी पीरियड में अगर बात करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी नोबल गैस का उस पीरियड में सबसे ज़्यादा होगा, उस रिस्पेक्टिव पीरियड में नोबल गैस का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि नोबल गैस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। जो नोबल गैस 18 ग्रुप का होता है, जैसे बात करेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, सबका जो आयोनाइजेशन एनर्जी का बात करेंगे तो सबका ज़्यादा होगा उसके रेस्पेक्टिव पीरियड में, सबसे ज़्यादा होगा इसका, सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसके रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज़्यादा इसका, इसके रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज़्यादा इसका, क्योंकि इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं पहले सेकेंड एंड थर्ड ग्रुप के बारे में, एक्सेप्शन। पहले हम बात करेंगे एक नंबर में सेकेंड और थर्ड पीरियड के बारे में। तो पहले सेकेंड पीरियड के बारे में बात करते हैं। सेकेंड पीरियड, ठीक है। देखिए सेकेंड पीरियड का एलिमेंट का नाम बताइए। लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। नियोन का तो सबसे ज़्यादा होगा ही, ठीक है, नियोन को लास्ट में लिख देंगे। नियोन का तो सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि किसी भी नोबल गैस का उसके रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज़्यादा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, क्योंकि सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उसका होता है नोबल गैस का, ठीक है। अब देखिए हमको तो पता है लेफ्ट से राइट जाएंगे, ये पीरियड है, सेकेंड पीरियड है, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होगा, ट्रेंड ब्रेक होता है। देखिए ट्रेंड का कैसे ब्रेक होता है, कहाँ पर होता है, वो आपको समझाते हैं। आपको क्या कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्रॉस लगाना है, बस क्या लगाना है, क्रॉस, और एक यहाँ पर क्रॉस लगाना है, एक यहाँ पर क्रॉस लगाना है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे लिथियम, यहाँ पर बेरिलियम ना लिखे क्या लिखेंगे, बोरन, क्या लिखेंगे, बोरन। यहाँ पर लिखेंगे बेरिलियम, यहाँ पे कार्बन का कार्बन ही लिखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और नाइट्रोजन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और फ्लोरीन यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, जो ऑर्डर होता है वो लिख देंगे, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, और लास्ट में आप नियोन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी भी रेस्पेक्टिव पीरियड में जो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है नोबल गैस का, ठीक है, उस रेस्पेक्टिव पीरियड में। अब देखिए बेरिलियम का ज़्यादा ना होकर, मतलब बेरिलियम का ज़्यादा है बोरोन से, पहले बेरिलियम होना चाहिए उसके बाद बोरोन होना चाहिए, लेकिन पहले बोरोन आ गया उसके बाद बेरिलियम आ गया, इसलिए क्योंकि अगर बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन आप देखिएगा तो क्या होता है 1s2 2s2, 1s2 और 2s2, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं।
बताइए, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा आप, तो ये होता है 1s2, 2s2 और 2p1। क्या होता है 2p1? इसका क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, तो इसको कम एनर्जी देंगे, लॉस कर देगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लॉस करना नहीं चाहता है, तो इसको क्या करेंगे, ये मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करना नहीं चाहता है, इसीलिए बोरॉन पहले आ जाएगा, बेरिलियम बाद में आएगा। मतलब बेरिलियम को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इन कंपेयर टू बोरॉन टू लॉस द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए बेरिलियम को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए बाद में आ गया, ये पहले आ गया। उसी तरह अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बात करेंगे, तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखिए ऑक्सीजन का, देखिए ये नाइट्रोजन का लिखेंगे तो ये 1s2, 2s2 और 2p3। ये देखिए हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इसका जो पी सबसेल है वो हाफ फील्ड है, इसका जो पी सबसेल है वो हाफ फील्ड है। पी में 3 घर होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया इसे हुंड्स रूल से। ठीक है, सिंगल सिंगल पहले भरते हैं, आपको मैंने बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया। ठीक है, तो इसका जो पी सबसेल है हाफ फील्ड है, इसीलिए क्या होता है, इसमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ये भी ज़्यादा स्टेबल, ये भी स्टेबल होता है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होता है स्टेबल होता है, इसीलिए नाइट्रोजन में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इन कंपेयर टू ऑक्सीजन। और आपको याद करने का कोई जरूरी नहीं, देखिए कितना आसान है, क्रिस क्रॉस लगा देंगे, बोरॉन पहले लिखा जाएगा, बेरिलियम बाद में, यहाँ पर ऑक्सीजन पहले, नाइट्रोजन बाद में। बस इस तरह का ट्रेंड आपको याद रखना है और तुरंत क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए इसी तरह सेम होता है थर्ड पीरियड। इसी तरह सेम क्या होता है थर्ड पीरियड, इसको नोट कीजिए। थर्ड पीरियड भी सेम इसी तरह होता है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट का नाम बताइए, कौन आता है, मैग्नीशियम। थर्ड पीरियड में कौन आता है, मैग्नीशियम। उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद अच्छा पहले सोडियम भी तो आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है, क्लोरीन, आर्गन का तो सबसे ज़्यादा होता ही है। ठीक है, उसके रेस्पेक्टिव पीरियड में नोबल गैस का सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगर यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, हमको क्रिस क्रॉस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, NS2 होता है लास्ट में। ठीक है, 4s2 होता है इसका। और यहाँ पर भी क्या होता है, इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 3s2 होता है, सॉरी। यहाँ पर बीस का क्या होगा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर सोडियम आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम आ जाएगा, यहाँ पर सिलिकॉन आ जाएगा, यहाँ पे फॉस्फोरस ना के सल्फर आ जाएगा, यहाँ पे फॉस्फोरस और यहाँ पे क्लोरीन। और आर्गन को भी लिख दीजिए, आर्गन का तो सबसे ज़्यादा होता ही है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, ट्रेंड भी याद रखना है। क्या याद रखना है, ट्रेंड, जो जनरल ट्रेंड दिखाए थे। नहीं तो पता चला हम ये ऑर्डर सही लिख लिए हैं और इसका जो है उल्टा साइन कर दिए हैं, मतलब डिक्रीज करते हुए दिखा दिए हैं, तो ये गलती है। हमको क्या करना है, दो चीज़ ध्यान रखना है। दो चीज़ क्या क्या ध्यान रखना है, पहले तो ये कि लेफ्ट से राइट अगर हम पीरियड में जाएंगे तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करता है। ठीक है, दूसरा एक्सेप्शन, दूसरा कहाँ कहाँ ट्रेंड ब्रेक हो रहा है, जैसे यहाँ ट्रेंड ब्रेक हो रहा है। अगर मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका क्या होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 होता है। और एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, यहीं पर क्या हो जाएगा 3p1 भी हो जाएगी, इसका 3p1 हो जाएगा। इसका ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इन कंपेयर टू एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लॉस करना नहीं चाहता है, क्योंकि इसको मतलब ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। वैसे तो मेटल है, ये भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लेकिन इसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इन कंपेयर टू एल्युमिनियम। ठीक है, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। उसी तरह फॉस्फोरस का बात करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। इसका भी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे वहाँ पर नाइट्रोजन का था सेकेंड पीरियड में। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग ग्रुप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए, और इस पर आप ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको हर जगह से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन। एक और आता है थर्ड नंबर में 13 ग्रुप का, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया होगा एटॉमिक रेडियस में भी आपको बताया था 13 ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर भी 13 ग्रुप इंपॉर्टेंट है। कौन सा ग्रुप, 13 ग्रुप, कौन सा ग्रुप, 13 ग्रुप। तो 13 ग्रुप का अगर हम लोग बात करेंगे, 13 ग्रुप का बात करेंगे तो आपको एक देखिए इस तरह से डब्लू बनाना है। ठीक है, ठीक है, जिस तरह मैंने बनाया है इसी तरह बनाना है। ठीक है, ये याद करने का तरीका होता है इसको। आयनस एनर्जी कैसे याद करेंगे, अच्छा बताइए। पहले क्या होता है, बोरन, एल्युमिनियम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, गैलियम,
इंडियम, थैलियम। ठीक है, यही एलिमेंट होता है। देखिए यहाँ से शुरू किया मैंने लिखना, एक पहले डब्लू बना दिया, इसी तरह का डब्लू बनाना है। इसका पीक ऊपर होगा, उसके बाद इसका पीक होगा, उसके बाद इसका पीक होगा। ठीक है, ये ऊपर ये नीचे, इसी तरह का डब्लू बनाना है। इससे आप आयनाइजेशन एनर्जी आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ आपको याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अरे फाइनली हमको एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना। तो इस तरह का ट्रेंड हमको याद रखेंगे, इस तरह का डब्लू बनाएंगे तुरंत हो जाएगा। देखिए बोरन, यहाँ पर अगर देखेंगे, देखिए बोरन, उसके बाद गैलियम, उसके बाद थैलियम, उसके बाद गैलियम। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर एल्युमिनियम, यहाँ पर इंडियम। और लिखा है मैंने कैसे, बोरन, यहाँ पर एल्युमिनियम, जैसे जैसे गया है डब्लू। देखिए बोरन, एल्युमिनियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद थैलियम। ठीक है, तो इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा, बताइए आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है ग्रुप में, ये ग्रुप कब आता है, 13 ग्रुप है, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा, घटता है। सबसे पहले लिखेंगे बोरन, उसके बाद देखिए सेकंड नंबर में, ये फर्स्ट नंबर में आ गया, ये सेकंड नंबर में इसका पीक है, ये थर्ड नंबर में इसका पीक है, ये फोर्थ नंबर में इसका पीक है, ये फिफ्थ नंबर में इसका पीक है। तो पहले लिखेंगे बोरन, उसके बाद लिखेंगे थैलियम, उसके बाद लिखेंगे गैलियम, उसके बाद एल्युमिनियम और उसके बाद इंडियम। ठीक है, और ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ये है इसका ऑर्डर, मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो डिक्रीज कर जाएगा। और इसका रीजन क्या होता है, आपको इसका रीजन तो पता होगा, इसका रीजन क्या होगा बताइए। गैलियम का साइज, गैलियम का साइज बड़ा होता है कि एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का बड़ा होता है। ठीक है, इसमें किसके कारण, 3D10 कॉन्ट्रैक्शन के कारण से, 3D10 कॉन्ट्रैक्शन के कारण से किसका साइज बड़ा होता है, एल्युमिनियम का साइज बड़ा होता है। तो गैलियम का साइज छोटा है, इसमें एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। गैलियम का जिसका साइज छोटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, जिसका साइज छोटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, तो एनर्जी देना पड़ेगा ज़्यादा। इसीलिए गैलियम पहले आया, एल्युमिनियम बाद में आया, गैलियम पहले आया और एल्युमिनियम बाद में आया। ठीक है, और इसमें क्या होता है, टीएल में इसमें क्या होता है, तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगता है। क्या होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट। अगर साइज का बात करेंगे तो किसका साइज बड़ा होगा, इंडियम का साइज बड़ा होगा, तो इंडियम का साइज बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा, इसमें एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका साइज छोटा होगा तो एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, और इतना छोटा साइज हो जाता है कि इसमें सेकंड नंबर पे आ जाता है, मतलब इसमें एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। बोरन के बाद इसमें, उसके बाद गैलियम में, उसके बाद एल्युमिनियम में, उसके बाद इंडियम में। ठीक है, ये 13 ग्रुप का था। एक और एक्सेप्शन बताएंगे, उसके बाद एक दो क्वेश्चन करा के खत्म करेंगे लेक्चर, जल्दी नोट कीजिए इसको। चलिए अब हम लोग 3D सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। 3D 4D 5D के बारे में अगर बात करेंगे, लास्ट एक्सेप्शन, लास्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट में अगर हम बात करेंगे 3D 4D 5D का, तो 5D का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद 3D होगा और उसके बाद 4D होगा, याद रखना है। 5D का सबसे ज़्यादा, उसके बाद 3D, उसके बाद 4D। अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक कितने नंबर में है, ये जितनी जिंक जो है 3D सीरीज का है, ये जिंक जो है 3D सीरीज का है, ये 4D सीरीज का है, ये 5D सीरीज का है। ठीक है, तो कैसे सजाएंगे, पहले 5D वाला लिखेंगे तो Hg ग्रेटर देन, उसके बाद कौन सा 3D वाला लिखेंगे, जिंक ग्रेटर देन, और उसके बाद 4D सीरीज कैडमियम। ठीक है, उसी तरह अगर आपको एक करने के लिए देंगे तो बताइए तो इसका MO मोलिब्डेनम, क्रोमियम और ये टंगस्टन, टंगस्टन का ये सिंबल होता है, वुल्फ फॉर्म। ठीक है, इसको बनाइए। पहले पता करना होगा कौन सा 3D सीरीज है, कौन सा 4D सीरीज है, कौन सा 5D सीरीज है, वो पता करने के बाद ये बनेगा। ठीक है, हो गया। चलिए देखते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो पहले क्रोमियम होता है, उसके बाद MO होता है, उसके बाद W होता है। आपको मैंने ट्रिक भी सिखाया था याद करने का, क्रीम मुहस्सों वाली, क्रीम मुहस्सों वाली, ये ट्रिक था इसका याद करने का। तो ये ट्रिक से आप, ये कौन सा सीरीज हो गया, ये 3D हो गया, ये 4D हो गया, ये 5D हो गया। मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए पहले MO दे दिया था। ठीक है, इसको अगर लिखेंगे तो पहले 5D वाला लिखेंगे तो पहले W आ जाएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद 3D आता है, क्रोमियम आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, मोलिब्डेनम आ जाएगा, मतलब 4D। तो इस तरह से हम लोग 3D 4D का लिखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करवाते हैं, इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग लेक्चर को खत्म करेंगे। अगला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, अभी लेक्चर हम लंबा नहीं कर रहे हैं, छोटा छोटा लेक्चर बना रहे हैं, एक टॉपिक का है, समझने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद अगला लेक्चर हमारा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। ठीक है,
उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। मस्ट प्रोबेबली केमिकल बॉन्डिंग होगा, नहीं तो गैसियस स्टेट होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए तो। फाइंड द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पता लगाना है, क्वेश्चन है। आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पता लगाना है, क्वेश्चन है। लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, ठीक है। जल्दी से पता लगे, बस इतना ही है आयोनाइजेशन एनर्जी में, ठीक है। हो गया। चलिए कैसे होगा, ये तो कौन सा पीरियड का है पता लगाना पहले। ये सेकेंड पीरियड का है, कौन सा है, ये जो हम लिखे हैं ऊपर में, ये कौन सा पीरियड है, सेकेंड पीरियड का है। कौन सा पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का है, सेकेंड पीरियड। तो पीरियड में हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने के कारण से आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है, ठीक है। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर ट्रेंड ब्रेक होता था, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन। तो यहाँ करेंगे क्रॉस, क्योंकि इसका स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिथियम, पहले बोरन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद कार्बन। और कैसे ऑर्डर लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। नहीं तो यहाँ तक पता चला ठीक लिख दिया आप, ठीक है, ऑर्डर उल्टा लिख दिए। उल्टा नहीं लिखना है। देखिए आपको दो चीज़ याद रखना है, सिर्फ इसी के लिए नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी वही बताएंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी वही बताएंगे, ठीक है। उसमें आपको दो चीज़ याद रखना है। सबसे पहले ट्रेंड याद रखना है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, पीरियड में क्या होगा, ग्रुप में क्या होगा, और दूसरा ट्रेंड कहाँ पर ब्रेक हो रहा है वो भी याद रखना है। तो आई होप आपको आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आया होगा। सारा नोट कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ते रहिए। थैंक यू।